तो पिछले क्लास के अंदर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को देख चुके हैं। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा था, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोग देखे, अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम हम लोग वहां पे देखे, अलग अलग डिवीजन देखे, कहीं माइटोसिस कहीं मियोसिस। ये सब देखते देखते एंड रिजल्ट जो है हमारा स्पर्म बनकर के तैयार था। लेकिन स्पर्म अकेला बन करके बेचारा क्या करेगा, जब तक ओवम भी खुद तैयार नहीं होगी तब तक दोनों का फ्यूजन नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन देखे अंडर द टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरीके से आज के क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ओवम का फॉर्मेशन। इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टॉपिक इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। जो आज हम लोग पढ़ने, हम तो आपको पहले ही बता दिए थे, मेल रिप्रोडक्टिव आसान है, फीमेल रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिकलिटी में भी और पढ़ाई में भी है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग देख चुके थे और आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं oogenesis। जिस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे, उसी तरीके से ओवम का फॉर्मेशन का जो मेथड है उसको हम लोग oogenesis बोल। देखिए जिस तरीके से मेल के अंदर हम लोग देख रहे थे प्राइमोडियल जर्म सेल प्रेजेंट था, अरे स्पर्मेटोजेनेसिस वाला क्लास याद करो ना। मेल के अंदर देख रहे थे प्राइमोडियल जर्म सेल था और बहुत सारा स्टेप्स के बाद हमारा लास्ट में क्या बना था, स्पर्म बना था। इसी प्रोसेस को तो हम लोग बोल रहे थे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे। स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था है। तो फीमेल के अंदर भी ये पीजीसी प्रेजेंट होता है। बताइए मेल के अंदर पीजीसी कहां मिलेगा, टेस्टिस में मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलेगा। उसी तरीके से फीमेल में भी पीजीसी होता है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ये बना देता है ओवम। अरे अल्टीमेटली तो यही कराना है ना, स्पर्म और ओवम को मिलाना है। दिस इज द मेल गैमेट, दिस इज द फीमेल गैमेट, एज सिंपल एज दैट है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं oogenesis। oogenesis सिंपल सा बात है। लेकिन आपको हम एक बात पहले बता देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था ना वो हम लोग देखे कितना बढ़िया से। पहले देखिए, पहले माइटोसिस हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड देन स्पर्मेटोजोआ बन करके तैयार था। कितना आसान और एकदम स्मूथली एक प्रोसेस था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis, और oogenesis के अंदर इतना सिंपल तरीका नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे यहाँ पे चेंजेस आता है। देखिए सबसे जो प्राइमरी चेंज है ना जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का याद कीजिए आप। फिर से हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको बता चुके हैं गैमेटोजेनेसिस इज द मोस्ट वाइटल टॉपिक। जिस दिन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाए होंगे उस दिन भी आपको बोले होंगे कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं। और आज हम आपको वही बात बोलेंगे कि अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें से सबसे वाइटल ये है। अच्छा क्वेश्चन दे देगा ना यहां से, हालत खराब हो जाएगा सॉल्व करने में है, क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हम लोग ना इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और जहां जहां पे जो है कि मेन कॉम्प्लिकेशन आता है वही सब जगह पे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देंगे। और आपको तो पता है कि चीज जो है यानी कि सिचुएशन जो है कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब आप उसमें पेशेंस के साथ जब आप आराम से उसको जब आप टैकल करने का कोशिश करते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाता है। यहां पे भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, बस आप लोगों को पूरा फोकस बना करके इधर ध्यान देना होगा। देखिए हम बात कर रहे हैं oogenesis में। फर्स्ट जो डिफरेंस, जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको दिखेगा इन दिस टू प्रोसेस, वो दिखेगा ना कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्मूथली हो गया, माइटोसिस हुआ, ग्रोथ हुआ, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्पर्म बन करके तैयार हो गया। oogenesis के अंदर ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। oogenesis के अंदर जो है 2 अरेस्ट लगता है। oogenesis का स्टेप के अंदर 2 टाइम अरेस्ट लगता है, यानी कि जब प्राइमोडियल जर्म सेल से ओवम बनेगा, ये जो पूरा स्टेप है इस दौरान 2 बार रुकावट आता है। नहीं बोलता है रुकावट के लिए हमें खेद है। उसी तरीके से यहां पे जो है 2 बार रुकावट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अरेस्ट।
ये जो डिवीजन यहां पे होना रहता है, ये जो डेवलपमेंट यहां पे होना रहता है, इस ड्यूरेशन में 2 बार रुक जाता है काम। है, आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पीजीसी है, पीजीसी से बनना चालू किया, अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, अभी आपको पहले सिंप्लीफाइड तरीके से आप उसका जनरल जो आइडिया है उसको पहले डेवलप कीजिए। प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये डेवलप कर रहा है, रुक गया है, रुक गया, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अरेस्ट। पहला बार रुक गया। अरे अरेस्ट मतलब क्या होता है? पुलिस आता है, हथकड़ी पहना देता है, बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, नहीं देखता है मूवी सब में। अरेस्ट मतलब क्या? रुक गया। तो यहां पे ये हो गया फर्स्ट अरेस्ट। ये पहला अरेस्ट फिर धीरे धीरे करके ना, देखिए ये जो पहला अरेस्ट है ना, जन्म से पहले ही लग जाता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये पहला अरेस्ट लग जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कैसे यह हाल हो गया? जी हाँ बिल्कुल, एंड दिस इज द सेकंड डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था हम लोग देखे थे कि वो प्यूबर्टी के बाद शुरू हो रहा था, यानी कि जो मेल है, मेल जब तक प्यूबर्टी को अपना अटेन नहीं कर लेता है, यानी कि जब तक उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स का लेवल जो है राइज नहीं कर जाता है, तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा था। अरे वही ना हो रहा था, प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनेगा कि बचपने से स्पर्म, एम्ब्रियोनिक से स्पर्म बनते आ रहा है? नहीं। लेकिन फीमेल के अंदर ना ये ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर ये जन्म के पहले से ही बन रहा होता है। हाँ, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, यानी कि फीमेल जब अपना मदर का यूट्रस में है और वो बेबी जो है अगर फीमेल है तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वाइटल। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट तो हो गया, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही लग जाता है पहला अरेस्ट। माइटोसिस में कोई अरेस्ट नहीं लगेगा, ग्रोथ फेज में कोई अरेस्ट नहीं लगेगा, और आपको तो पता है माइटोसिस के बाद क्या होता है? मियोसिस होता है, एंड वी ऑल नो मियोसिस होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 1 में पहला अरेस्ट लगता है। इन द मियोसिस 1 का प्रोफेज में पहला अरेस्ट लगता है। पहले हम लोग अरेस्ट का बात देखिए। हाँ, घर में इसीलिए होता है। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम तो है, ये बात तो जाहिर है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। एक वर्ड कट जाएगा ना तो फिर आप लोग रोने लग जाते हैं कि कट गया ये वर्ड, परेशानी हो गया यहाँ पे। हाँ, पर देखिए अभी खैर फिलहाल जो है नेटवर्क का कंडीशन अच्छा है गाँव वगैरह में भी। पहले गाँव में क्या होता था ना, फोन पकड़ करके ऐसे करके हाथ खड़ा, हेलो आवाज़ आ रहा है क्या, ऐसा। लेकिन अभी हमारे गांव में ही, हमारे घर के बगले में टावर लग गया है जियो का, तो एकदम फुल नेटवर्क रहता है। तो फिरोज जी आप भी अपना गांव में बोलिए जियो वालों को एगो टावर बैठाने के लिए, हैं। देखिए अच्छा, घर के बगले में तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। oogenesis का प्रोसेस में ना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, आपको तो बता दिए कि स्पर्म बनना शुरू होता है मेल में प्यूबर्टी के बाद, लेकिन फीमेल में जो ये प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट हो जाता है उसका बर्थ से भी पहले से। आप समझिए, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि फीमेल का, एक लड़की का अगर जैसे जन्म हो गया तो उसका पिता को उसका शादी का टेंशन सताए रहता है, फिर उसी के लिए वो सोचते रहते हैं। लेकिन वो तो जन्म के बाद पिता को टेंशन होता है शादी का, जन्म से पहले ही बच्चे का जो है, फीमेल का जो है, उसके बॉडी के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। कितना मिराकुलस प्रोसेस है ये, एडमायर कीजिए इसको 2 सेकंड बैठ करके, है। जन्म से पहले से ये सब काम हो रहा है। लेकिन ये जो काम है ना, ये काम में 2 बार बाधा आ रहा है, 2 बार अरेस्ट हो रहा है। एक बार अरेस्ट हो रहा है मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 का प्रोफेज में, और यानी कि प्रोफेज 1 में, और मियोसिस 1 में तो प्रोफेज 1 होगा ना। और प्रोफेज 1 में कौन कौन सा फेज था बताइए जरा? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसमें से जो डिप्लोटीन वाला स्टेज है ना, वहां पे ये अरेस्ट पकड़ता है। कौन सा स्टेज में बोलिए? प्रोफेज 1 का बहुत सारा स्टेप होता है, 5 गो स्टेज होता है, इसमें से किस में पकड़ेगा अरेस्ट? डिप्लोटीन में। ये बहुत वाइटल है, क्वेश्चन यहां से आ चुका है। पहला अरेस्ट का हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे फिगर में भी। देखिए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पहला अरेस्ट लग गया, अब बेबी का जन्म हो गया। वाह, गुड न्यूज है, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आ गई है। बेबी का बर्थ हो गया। यहाँ पे बर्थ होने के बाद, अच्छा बताइए, तो अभी बर्थ हुआ है, अभी इसका ओवरी में कौन सा कंडीशन में अरेस्टेड है? हाँ, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1।
ये अरेस्ट जो है ना, ऐसा ही कंडीशन, अरेस्टेड कंडीशन में ही बर्थ हो जाएगा और बर्थ से प्यूबर्टी भी हो जाएगा, यानी कि 12 to 13 इयर्स का एज, यानी कि मेनार्क स्टार्ट होने का एज तक ये पहुंच जाएगी। जब प्यूबर्टी तक फीमेल पहुंच गई तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, और जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तब जो है ये अरेस्ट टूटेगा, और अरेस्ट टूटने के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। है मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 में अटका था, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। देन मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही 2 सेल बन जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस 2। और मियोसिस 2 जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहीं पे लग जाता है सेकेंड अरेस्ट, यहां पे लग जाता है सेकेंड अरेस्ट इन द मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। यहां पे सेकेंड अरेस्ट लग जाएगा मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में, और ये अरेस्ट फिर रह जाएगा जब तक फिर जो है उसका सेकेंडरी oocyte जब तक ओवरी से निकल करके स्पर्म जब तक ना मुलाकात करे तब तक ये अरेस्टेड कंडीशन में ही रह जाएगी। यानी कि स्पर्म अगर नहीं मिलेगा तो ये ऐसे ही कंडीशन में ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, फैलोपियन ट्यूब में आई, और वहां से 2 से 3 दिन रुकने के बाद वहां पे डिजनरेट हो जाएगी। इसका मियोसिस 2 कंप्लीटे नहीं होगा। हाँ, आप वाइटलिटी को समझ रहे हैं किस तरीके से ये मियोसिस इसका 2 कंप्लीट, मतलब अगर स्पर्म के साथ ओवम का मुलाकात नहीं हुआ ना तो ओवम का अपना लाइफ भी कंप्लीट नहीं होगा। ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहेगा और इसी कंडीशन में डिजनरेट हो जाएगा। जब स्पर्म मिल जाएगा देन दिस अरेस्ट विल बी ब्रोकन डाउन एंड द फर्दर स्टेप्स विल बी कैरीड ऑन। तो इस तरीके से 2 अरेस्ट लगता है, एक लगता है मियोसिस 1 में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, दूसरा लगता है एट प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। इस तरीके से 2 अरेस्ट लगता है। बोलिए अरेस्ट वाला पॉइंट से किसी कोई डाउट है तो पूछिए। अब हम लोग वो स्टेप वाइज जो चीज है, जो फेनोमेना है oogenesis का, अब हम लोग इसको समझते हैं। बताइए हम लोग शुरुआत कौन सा स्ट्रक्चर से करेंगे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी कि PGC। हाँ, मेल में भी उसी से शुरू किए थे, फीमेल में भी उसी से शुरू करेंगे। ये आपका आ गया था ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये माइटोसिस का डिवीजन करेंगे एंड इट विल फॉर्म oogonia। बोलिए मेल का केस में क्या बना था? स्पर्मेटोगोनिया बना था। है यहां पे बन गया oogonia, इसलिए नाम याद रखना स्ट्रक्चर का बहुत आसान है। मेल में स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल में oogonia। कब बना? जब यहां पे माइटोटिक डिवीजन हुआ। चलिए माइटोटिक डिवीजन हम लोग करा दिए और इसके रिजल्ट से आपका oogonia बन करके तैयार है। oogonia के अंदर फिर ग्रोथ होगा, oogonia में फिर ग्रोथ होगा, जैसे हम लोग मेल में देख रहे थे सिमिलर पैटर्न में चलेगा, और यहां पे बन जाएगा प्राइमरी oocyte। मेल में क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो फीमेल में बन जाएगा प्राइमरी oocyte बन जाएगा। यहां तक आपका होकर के बाद जो है ये बन करके तैयार हो गया, प्राइमरी oocyte यहां पे बन करके तैयार हो गया। ये सब चीज एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाता है। दीज ऑल थिंग्स हैव स्टार्टेड इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी कि जब फीमेल जो है अपना मदर का यूट्रस में ही रहती है उसी कंडीशन में ये सारा चीज हो चुका होता है। और प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये मियोसिस करेगा। अरे स्पर्मेटोसाइट में भी देखे थे ना, मियोसिस कर रहा था, यहां पे भी स्टार्ट कर देगा ये मियोसिस 1, यानी कि हम लोग बोल देंगे मियोसिस 1 स्टार्टेड, लेकिन आपको तो पता है बट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। उसके अंदर कौन सा स्टेज? डिप्लोटिन। ये अरेस्ट होने के बाद अब जो है बेबी का बर्थ हो जाता है, मतलब यहां पे हम लोग बोल देंगे कि ये बर्थ हो चुका है। अब अरेस्टेड कंडीशन में बर्थ हो जाएगा, है बर्थ हो गया है। बर्थ होने के बाद अब इसके अंदर पाया जाएगा, अभी भी पाया जाएगा प्राइमरी oocyte। बोलिए अभी भी पाया जाएगा इसके अंदर प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे है ना, प्राइमरी oocyte अपने सेल है, प्राइमरी oocyte वो अपने चारों तरफ ना फॉलिकुलर सेल्स कुछ कुछ बनाने लग जाएंगे अपने चारों तरफ। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये है oocyte,
प्राइमरी oocyte। इसके चारों तरफ कुछ फॉलिकुलर सेल्स का इस तरीके से फॉर्मेशन होने लग जाता है। बाद में आगे चल करके यही सब फॉलिकुलर सेल जो है हार्मोन्स वगैरह रिलीज करने के काम में आ जाता है। ये सब फॉलिकल्स रिलीज होने लग जाता है। यही सब फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनता है टर्शियरी फॉलिकल, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, देन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये सब फॉलिकल है, लेकिन मेन जो मटेरियल है ना वो अंदर में है, ये oocyte। oocyte को कवर करके चारों तरफ से फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी, मतलब बताइए इस कंडीशन को अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल दें? ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्राइमरी oocyte इन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल है? क्या कि जब सबसे पहला वाला फॉलिकल को क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यही फॉलिकल और ग्रो करता है तो बनता है प्राइमरी फॉलिकल, और ग्रो सेकेंडरी फॉलिकल, और ग्रोथ होगा टर्शियरी, एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसी तरीके से फॉलिकल बनता है, लेकिन अंदर का मटेरियल क्या है? प्राइमरी oocyte। तो अगर बर्थ के बाद हम लोग बात करेंगे तो इसका क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte ही मिलेगा। कौन सा स्टेज में अरेस्टेड मिलेगा प्राइमरी oocyte? बताइए यहां पे प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड मिलेगा, और ये प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्टेड रहेगा, और प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा फॉलिकल में। देखिए ना, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है किस में? फॉलिकल से घेर के रखा हुआ है। तो कौन कौन सा फॉलिकल? पहले बनता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल। इस तरीके से ये सब फॉलिकल का ग्रोथ होने लग जाएगा। बर्थ के बाद का हम बात कर रहे हैं, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ये सब चीज हो रहा है, और प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद फिर फॉलिकल का और डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, और देन द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल तक यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। अब जब टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है, अब इसके बाद बनना है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो हम लोग को पता है इसके बाद हो जाएगा मैच्योरेशन, यानी कि इसके बाद का अगर हम लोग यहाँ पे बनाए, यहाँ से अगर बनाए तो नाउ वी कैन से इट द मैच्योरेशन प्रोसेस। यहाँ से मैच्योरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। याद कीजिए अभी तक जो प्राइमरी oocyte है इट इज स्टिल, अभी बताइए अभी फीमेल का एज क्या हो रहा है? व्हाट इज द एज ऑफ द फीमेल नाउ? प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी वो जस्ट हिट की है, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना बाकी है। क्लास 11th में जब डिप्लोटिन स्टेज पढ़ा रहे होंगे तभी हम आपको बताए होंगे इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज इन केस ऑफ फीमेल, द अरेस्ट इज फॉर 10 to 12 ईयर्स। बोलिए अनुरूपा जी, लिखाए थे क्या? हाँ, तभी बताए होंगे कि जब आपको रिप्रोडक्टिव पढ़ाएंगे तभी बताएंगे कि अरेस्ट कैसे लगता है। देखिए यही डिप्लोटिन अरेस्ट, देखिए बच्चे का जन्म हो गया, जन्म से लेकर के पूरा प्यूबर्टी अटेंड कर गया, अब इसके अंदर होगा मैच्योरेशन, और अब इसका जो अरेस्ट है ना ये अरेस्ट टूटेगा। तो बताइए मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अरे अरेस्ट कहाँ लगा था? मियोसिस 1 में अरेस्ट लगा था, तो प्रोफेज 1 खत्म हो जाएगा, अरेस्ट खत्म हो जाएगा, मेटाफेज 1 हो जाएगा, एनाफेज 1 हो जाएगा, टीलोफेज 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। तो वी कैन से दैट आफ्टर मैच्योरेशन मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। और जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होगा, आपको तो पता है 2 सेल बन जाएगा। अरे मियोसिस कंप्लीट के बाद 2 ही ना सेल बनता है। देखिए मियोसिस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 सेल बन जाएगा। एक सेल को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे सेकेंडरी oocyte। देखिए प्राइमरी oocyte के बाद आ गया सेकेंडरी oocyte, अंदर का मटेरियल चेंज हो चुका है। मैच्योरेशन के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है और 2 सेल यहां पे बन करके तैयार है। एक सेल को बोल दिया सेकेंडरी oocyte। यहां जो 2 सेल बनेगा ना, तो ये जो डिवीजन होगा दोनों सेल का वो बहुत ही अनइक्वल डिवीजन होगा। है मतलब बराबरी का हिस्सा नहीं होगा, यहाँ पे आधा आधा, मतलब बहुत ही जो है पार्शियल वाला हिस्सा होगा। जब एक सेल से 2 सेल यहाँ पे बनेगा ना, तो जो सेकेंडरी oocyte है ये मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म को अपने पास ले लेगी, काहे कि इसी को मेन काम करना है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टेकन बाय द सेकेंडरी oocyte। इसके अलावा एक और छोटा सेल बनता है एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। बताइए इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होगा? बहुत कम होगा।
है। तो भैया काहे पोलर बॉडी बना, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे पोलर बॉडी बनने का? तो ये सिग्निफिकेंस है ना कि इस देखिए यहां तक अगर बात करेंगे ना तो 2n कंडीशन रहता है। पीजीसी क्या है? 2n है। उगोनिया क्या है? 2n है। प्राइमरी oocyte 2n, यहाँ मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte n हो जाएगा। अरे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, और मियोसिस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी n हो जाएगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी आखिर बना ही काहे? इसलिए बनाना ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के पास है वो सबको ये ले ले, ताकि जो बर्डन है सेकेंडरी oocyte का वो रिड्यूस हो जाए, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वगैरह है वो इसके पास चले जाए और इसके पास खाली काम का चीज बचे, और जो मेन साइटोप्लाज्म वगैरह जो जरूरत है सारा चीज का ग्रोथ वगैरह के लिए वो इसके पास चले जाए। तो आप बताइए ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा काम करने वाला कौन? ये सेकेंडरी oocyte या फर्स्ट पोलर बॉडी? सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी के पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं गया है, खाली एगो न्यूक्लियस गया है जिसके अंदर आधा क्रोमोसोम चला गया है, और बाकी मटेरियल इसके पास कुछ नहीं गया है। ये कब तक जिंदा रहेगा बेचारा? भूखे प्यासे कुछ दिन के बाद ही ये क्या हो जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। कई केस में जो है फर्दर डिवाइड करता है, लेकिन उसके बाद भी जो है लास्ट में इसको डीजेनरेट करना होता है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहां पे डिजेनरेट कर गया, लेकिन यहां पे क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। अब बताइए मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका था, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अगेन यहां पे हो जाएगा सेकेंड अरेस्ट। प्यूबर्टी के बाद हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, उस पे हम बात कर रहे हैं। मियोसिस 1 खत्म हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। यहां पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, बट अरेस्टेड, फिर से यहां पे लग गया अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। यहां पे अरेस्ट लग जाएगा मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ये लग जाएगा इसका सेकेंड अरेस्ट, और इसी कंडीशन में ये रह जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte बन करके तैयार है। सेकेंडरी oocyte जब बन गया, इसके चारों तरफ जो है आपका फॉलिकल का मैच्योरेशन होने लग जाएगा, और इसके चारों तरफ ग्राफियन फॉलिकल बनने लग जाएगा। यहां पे हम लोग बोल देंगे ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड। ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्ड, ग्राफियन फॉलिकल यहां पे बन चुका है। फिर जो है ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर। ये ग्राफियन जो फॉलिकल है ये रप्चर कर जाएगा। ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा, इस पूरा इतना भयंकर प्रोसेस है ना। हाँ देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? ये फॉर्म हो गया, उसके बाद ये रप्चर कर जाएगा। कब रप्चर करेगा? ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रप्चर जब करेगा तो यहां से निकलेगा क्या? सेकेंडरी oocyte। हाँ और बताइए सेकेंडरी oocyte कौन सा स्टेज में अभी भी अरेस्टेड है? हाँ, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte कौन सा स्टेज में है? अभी भी मेटाफेज स्टेज के अंदर ये अरेस्ट है और ये रिलीज हो चुका है। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया ओवरी से, और उसको कैच करेगा कौन? फिम्बरी कैच करेगा, और सेकेंडरी oocyte आ जाएगा कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये वेट करेगी स्पर्म के पास। अब यहां पे दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि इफ स्पर्म प्रेजेंट, और दूसरा केस हो सकता है कि स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन हो गया। स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे? नो फर्टिलाइजेशन। दो केस हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फर्टिलाइजेशन नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बताइए जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हम तो आपको पहले ही बोल दिए कि जो इसका अरेस्ट है तब तक नहीं टूटेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर इसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इट विल अगेन डीजनरेट। वो 2 से 3 दिन के बाद ये फिर से क्या हो जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, ब्लीडिंग फेज चलता है, उस दौरान ये जो सेकेंडरी oocyte में ओवम अरेस्टेड थी उसी कंडीशन में इसका बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि स्पर्म का पेनिट्रेशन हो गया इनटू दिस सेकेंडरी oocyte, देन द मियोसिस 2 अरेस्ट विल बी ब्रोकन एंड मियोसिस 2 विल बी कंप्लीटेड। और आपको तो पता है मियोसिस 2 कंप्लीट होने पे भी क्या हो जाएगा? 2 सेल बनेगा। हम लोग यहां बोल देते हैं मियोसिस 2 कंप्लीटेड। मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट करेगा 2 सेल बन जाएगा। 1 सेल विल बी द ओवम जिसका प्लॉइडल लेवल n होगा। सेकेंड सेल विल बी द सेकेंड पोलर बॉडी।
सेकेंड पोलर बॉडी है, दोनों का पोलरिटी लेवल n रहेगा। ओवम बन गया, ओवम बनने के बाद तो फिर कोई टेंशन नहीं है, स्पर्म के साथ पेनिट्रेशन है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजर अपना जाइगोट वगैरह बनाएगा। सेकंड पोलर बॉडी क्या होगा, ये भी जो है आगे चल करके डीजनरेट कर जाएगा, ये भी इसका भी कहानी आगे चल करके खत्म हो जाएगा। बस इतना सा बात है, इस तरीके से ये डिवीजन जो है होता है। जितना बार पोलर बॉडी बन रहा है, यानी कि 2 बार पोलर बॉडी बन रहा है, आपको ध्यान रखना है कि पोलर बॉडी बनने के समय जो है कि डिवीजन जो है अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को घेर लेता है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को ले लेता है ये सेकेंडरी oocyte या ये ओवम, और छोटा सा जो है कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बच जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी। क्या होता है पोलर बॉडी का, कुछ नहीं होता है, ये डिजेनरेट कर जाता है, कुछ काम नहीं है। फिर ये बना का है तो एक्सेस मटेरियल को सेकेंडरी oocyte या ओवम से ले लेता है और लेकर के खुद डिजेनरेट कर जाता है। मेन जो साइटोप्लाज्म है वो आपका सेकेंडरी oocyte के पास रह जाता है और फर्दर का काम इसका आगे का करने का होता है। इस तरीके से oogenesis का प्रोसेस काम करता है। बोलिए यहां तक कोई डाउट है, पूछिए। आपको पता है फीमेल के बॉडी के अंदर दोनों ओवरी का अगर मिला देना तो 4 मिलियन oogonia प्रेजेंट होता है। जन्म के समय अगर बात करें तो 4 लाख बच जाता है, 4 लाख बच जाता है। प्यूबर्टी के समय बात करें तो और घट जाता है, 1,20,000 से 1,60,000, इतना इस तरीके से जो है ये फॉलिकल्स का डिग्रेडेशन होने लग जाता है। यानी कि जो oogonia बनता है शुरू में, देखिए पहले ही oogonia बन जाएगा, 5वां हफ्ता तक ही जो है जो oogonia वगैरह बनने का काम है वो सब चीज बन जाएगा। एक बार जब oogonia सब बन गया ना, oogonia सब बनने के बाद जो है उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी और oogonia नहीं बनेगा। एक के बार में पूरा बन जाएगा। कितना बन गया, 4 मिलियन बन गया, लेकिन फिर बनते ही ना घटने लग जाता है। कहां 40 लाख फॉलिकल था और कहां बच गया अभी 1.5 लाख फॉलिकल। लेकिन आपको घबराने वाला बात यहां पे भी नहीं है, आपका पूरा लाइफ में ना मात्र 400 से 500 फॉलिकल ही रिलीज होता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर मात्र 400 से 500 सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है, ओनली दिस मच। ये घटने लग जाता है। ये जो घटने का प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये जो घटने का प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे फॉलिकुलर एट्रेसिया। बोलिए और कोई डाउट है यहां से?